अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज मैं हूं बहैसियत एक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के मेंबर के बनाम सरकार। ये उन प्रोग्राम्स की एक कड़ी है जो हम आगे करने जाएंगे। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट का हिस्सा बन के काम करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो डिपार्टमेंट काम कैसे करते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम करेंगे। आज हम ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में मौजूद हैं। DIG इमरान किश्वर का हमने इंटरव्यू किया जो अब चेंज हो गए हैं, लेकिन वो इंटरव्यू क्योंकि उन्होंने वो तमाम काम किया और वो तमाम चीज़ें उन्होंने डील की और उस तमाम क्राइम से वो डील करते रहे और उसको कंट्रोल करते रहे, उनकी क्या तासुरात थे वो भी आपने सुन लिए। आज हम यहाँ पर इकबाल टाउन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ DSP साहब हैं, मोहम्मद अली भट्ट साहब बड़े मशहूर ऑफिसर हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, टीम से भी मिलेंगे और टीम काम कैसे करती है वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं कमी सर आए भट्ट साहब आए। अस्सलाम वालेकुम सर। भट्ट साहब आपको क्या पूछने की जरूरत पड़ गई है? सर कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। बैठे तशरीफ रखें। हम किस केस पे आज काम कर रहे हैं सर? अच्छा यार, ये हमारे ज़ुहैब भट्ट साहब हैं, सिटी 42 में प्रोग्राम करते हैं, तो आज ये तशरीफ़ लाए हैं, हमारी वर्किंग देखने के लिए आए हैं कि हम कैसे काम करते हैं, क्रिमिनल्स का कैसे प्लान करते हैं, रेड से पहले क्या करते हैं, फिर रेड हमारी कैसे होती है, हम अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कैसे रेड करते हैं, और जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो आपको पता ही है, उसी हम वही डील करते हैं, नॉर्मल केस डील नहीं करते। तो आज भट्ट साहब हमारे साथ होंगे और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये हमारे लकी साबित हों, जहाँ रेड पे हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाबी। आमीन सर। तो सर हमारा केस क्या है जिस पे हम जा रहे हैं? भट्ट साहब केस हमारा ये है कि आज से कोई 4 माह पहले हमारा एक कांस्टेबल अरशद शहीद हुआ था सांदे के इलाके में। अच्छा। उसमें एक लड़का था फसी भट्ट और एक बंटी नाम का बंदा था। ठीक है। फसी भट्ट ऑलरेडी 3 साल से इश्तिहारी था। ठीक है। वो जब हमारा कांस्टेबल ने उनको नाके पे रोका तो उन्होंने उसको शहीद कर दिया मौके पे। 3-4 फायर मारे, उसकी चेस्ट पे लगे, वो बेचारा शहीद हो गया। और हम इनके पीछे लगे रहे काफ़ी अरसे थे। तकरीबन 1.5 माह पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये नारोवाल के इलाके में ठहरे हुए हैं वहाँ पे। तो हमने फिर वहाँ पे रेड की। हमारे फ़र्क भट्ट साहब हैं, ये वसीम साहब हैं, इन्होंने वहाँ पे रेड की है। रेड जब हमने किया तो उसने आगे से रजिस्ट किया, फायरिंग कर दी। अच्छा जी। फसी भट्ट ने 4-5 फायर किए हैं, तो वो थोड़ा सा आगे गया तो वो हमारे फायरिंग से वो मर गया उधर ही। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लड़का था बंटी, उसने हमें काफ़ी टफ़ टाइम दिया उसने। वो उसके पास वेपन बड़ा भी था, छोटा भी था, वो फायरिंग करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आधे पौने घंटे की फायरिंग के बाद उसको भी हमने पकड़ लिया। नहीं सर, वो मारा गया ना। मारा गया। वो ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी पकड़ने की, वो डायरेक्ट फायरिंग कर रहा था। अच्छा। ऑलरेडी कांस्टेबल को शहीद किया हुआ था। तो बट साहब आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज सर उन्हीं की जो बाकी गैंग के मेंबर हैं 2, आज उनकी रेड की हमें इतला मिली है। ठीक है। कि कहीं पसीन के इलाके में ठहरे हुए हैं। अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये सीक्रेसी है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम उधर रेड करेंगे। उनके बाकी 2 साथी वो रह गए थे। आज इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उधर जाके इंशाल्लाह आज। बट साहब ये इन्फॉर्मेशन जो सी होती है ये कितनी रिलायबल होती है जो आपको मिलती है? जी, इसमें 2 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक IT के रिलेटेड होती है, गैजेट्स जो यूज़ करते हैं लोग, मोबाइल डिवाइसेस, ये वो। दूसरी मैनुअल होती है। अच्छा। अब लास्ट टाइम जब हमने फसी को पकड़ा था तो उसमें कोई गैजेट यूज़ नहीं करता वो। ठीक है। और उसकी खूबी कह लें या जो मर्जी कह लें, उसने सारी उम्र मोबाइल नहीं रखा उस गैंगस्टर ने। ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें असरात नज़र आते हैं ना, सपोज़ हमने जो वहाँ रेड किया नारोवाल, हमें वो मिला नहीं, लेकिन हमें असरात मिल गए कि यहाँ इसकी मूवमेंट है। ठीक है। फिर हम अपने तौर पे वहाँ पे मैनुअली कोई इन्फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है सर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी सर हम पसीन के इलाके में रेड करेंगे। ठीक है सर। हमारा मैनुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा। तो सर लीड कौन करेगा सर जिनके साथ हम? लीड सर हमारे फ़र्क भट्ट साहब करेंगे, मानुल्लाह साहब बैठे हुए इधर ये करेंगे, सही साहब हैं जी, और वसीम साहब हैं, ये लीड करेंगे। अभी मोहर साहब को कहेंगे, मोहर साहब आप इनको वेपन दें, बुलेट प्रूफ जैकेट दें इनको, तो दुरूशी पढ़ के निकलना हमने बेटा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है भट्ट साहब, इंशाल्लाह ताला आप दुआ करते हैं, आप लकी साबित हो हमारे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? अख्तर सर। नंबर बोले। 55-1580। एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक SMG। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? किस काम है जी? कर लो ऐसा नाम। बस कोशिश करेंगे, आपका साथ रहेगा तो आप लीड करेंगे इंशाल्लाह सर। चलो इंशाल्लाह। मुझे क्या इशू करेंगे आप? नहीं आप ना वेपन तो दे नहीं सकते आप, ऐसा कि नहीं, एक तो इनको दे दें वायरलेस सेट और दूसरा बुलेट प्रूफ जैकेट दें इनको। सेफ्टी फर्स्ट। अपना ये ले वायरलेस सेट जी, वायरलेस इधर सेंड करें आप। सेफ्टी सबसे पहले आएगी,
तो मैं ज़रा नया हूँ इसमें काम में ना, सीख रहा हूँ अभी, नया आया हूँ मैं डिपार्टमेंट में। तो ये मुझे सारे मेरे कॉलीग्स जो उनसे हैं वो तैयार कर रहे हैं। कामरान OCU की टीम तैयार है, हमारे कैप्टन जो उनसे हैं फारूक साहब वो यहाँ मुझे। तो भाट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमने आपने इशू कर ली है, जैकेट भी इशू कर ली है और असला भी ले लिया जी। तो हमने कहाँ जाना है? इंशाल्लाह हम पसीन गांव है, अच्छा, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमारी खबर पक्की है इंशाल्लाह। तो हम लोगों को पकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह। सर रेडी हैं? जी रेडी है सारे जी। चलें जी आगे मूव करते हैं और पहुँचते हैं। बिस्मिल्लाह। आए सर, भाट साहब आए। भाट साहब ये 2 गाड़ियाँ हमारे पास। सर ये 2 गाड़ियाँ हमारी, चले और इंशाल्लाह इसमें हम 3 अफसरान हैं। चौधरी वसीम जट साहब हैं, मैं फारूक भट्ट आपके सामने, और सईद साहब हैं। सईद साहब हम तीनों लीड कर देंगे और ये हमारे लड़के हमारे साथ होंगे। चले सर। हम रेड पे जा रहे हैं और इतला मिली है हमारे कैप्टन जिनसे हैं फारूक भट्ट साहब, वो आगे बैठे हुए हैं। गाड़ियां 2 मूव कर रही हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ क्योंकि ये एक्शन है और एक्शन के अंदर आप जब जाते हैं तो एक खौफ तो आता है। मैं कोई प्रोफेशनल सोल्जर तो हूँ नहीं, लेकिन ये प्रोफेशनल सिपाही हैं, तो मैं इन्हीं से बात करना चाहता हूँ। मुनीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लगता आपको? डर रेड है मुल्क की, पाकिस्तान की, लाहौर की CIA में लगे हुए हैं OCU में, तो मिशन होता है एक कि सफाया किया जाए सारे मुजरिमों को। बिल्कुल ठीक है। और ये आप क्राइम कंट्रोल करने के लिए जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। तो साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही सोच रहा था कि हम टीममेट हैं, हम एक ही उसमें बैठे हुए हैं और एक ही तरह के उस पर बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ बैठ के आपकी जो फीलिंग आ रही है, मुझे थोड़ा अंदर डर भी लग रहा है। नहीं, डरना किस बात का, जो मौत आनी है वो तो आनी ही आनी है। लेकिन अगर हम ही डर गए तो फिर इन क्रिमिनल लोगों को कौन कैप्चर करेगा? अगर हम लोग ही इनसे खौफजदा हो गए तो फिर तो बात गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वाला हौसला जो है ना, ये आपके अंदर होना चाहिए कि अगर मैं मुहाफिज हूँ और मेरा मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। मुहाफिज ही अगर कमज़ोर पड़ गया तो हिफाजत कौन करेगा? भाईजान आपको डर तो नहीं लगता? नहीं भट्ट साहब, साडे बॉस ने आखा भी पुत्र महकमे के बदले महकमे ही लेंदा, तो अगर सानू किसी की गोली ना नुकसान होएगा तो अल्लाह के हुक्म नाल सानू अपने महकमे ते यकीन है भी वो साडे महकमे दा साडे खून का बदला जरूर लैणगे। महकमा जो है वो भाई कह रहे हैं, जो महकमा है वो हमारे खून का बदला जरूर लेगा, हमें कुछ नहीं होगा और हम ये काम जो है मुल्क के लिए करने जा रहे हैं। भाईजान कितनी रेड्स की हैं आप तक? कितनियां कीतियां ने रेडां? अज तो पहले भी भट्ट साहब बहुत रेडां कीतियां ने, तकरीबन 6 साल हो गए। कभी डर लग्या तुहानू रेड ते जांदे हुए? नहीं, कभी नहीं, अल्लाह के हुक्म नाल कभी कोई ऐसा डर नहीं। अच्छा, तो कभी गुस्सा आया होए किसी मुलजम दे उत्ते बहुत ज्यादा? नहीं, गुस्सा भी अज तक नहीं। देखो जी, जुर्म जिहड़ा करदा है वो अपनी सज़ा आप भुगतदा, सानू ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ नहीं ना, नफ़रत ਤੇ जुर्म नाल है। बिल्कुल ठीक है। गाड़ी एक और वो हमारे साथ है और हम ये साथ हैं और हम रेड के लिए जा रहे हैं और आगे जाके आपको मिलते हैं। एक्शन जो है वो होने वाला है बनाम सरकार में, आप देख रहे हैं हमें टीम, हम OCU का हिस्सा है और OCU में हम क्राइम कंट्रोल करने जा रहे हैं। एक रेड पे जा रहे हैं, किसी मुजरिम का पता चला है और उसके लिए हम रेड के लिए गांव में जा रहे हैं। हमारे जो कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द टीम है, कैप्टन ऑफ OCU इकबाल टाउन है, मोहम्मद अली भट्ट साहब, उनकी हम बात कर रहे थे तो भाई बता रहे थे वो किस तरह के अफसर हैं। ब्रीफिंग तो आपने उनकी सुन ली। भाई कैसे अफसर हैं? सर बहुत अच्छे अफसर हैं और दिलेर अफसर हैं। हम एक दफ़ा आपको मैं एक वाक़ा सुनाता हूँ। रेड तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन जो खतरनाक रेड होते हैं वो खुद लीड करते हैं। खुद लीड करते हैं। एक दफ़ा हम गए तो वहाँ पे ये था कि ये है ना आगे से ना फायर करता है, यानी कि ये वसा नहीं खाता, जैसे होता ना बंदा फौरी तौर पर ना ये फायर करता है। तो भट्ट साहब आगे थे, हमारी सारी टीम पीछे थी। वो जैसे ही उन्होंने एंट्री की, वो जो बंदा था ना वो भाग के ना पिछड़ की तरफ भाग रहा था। भट्ट साहब ने झपट कर उसे पकड़ लिया और यकीन चलो इतने उन्होंने पकड़ा, इतने फिर हम आ गए। और यकीन करें कि जो अफसर दिलेर होता है ना, तो जो सिपाह होती है ना वो वैसी दिलेर हो जाती है। दिलेर करने वाला दिलेर हो तो बंदा दिलेर हो ही जाता है। दिलेर के साथ बैठ के बुज़दिल भी दिलेर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
हर एक शख्स के पीछे का साथी होगा और फायर करते वक्त इस चीज़ का ख़ास तौर पे हमने ख्याल रखना है कि फायर किसी और शख्स और साइड पे ना ऊपर नहीं जाना चाहिए, साइड पे नहीं जाना चाहिए। टारगेट अगर हमने करना है मजबूरन तो उस शख्स को ही करना है जिस शख्स के लिए हम आए हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। हर एक बंदा दूसरे बंदे से, जो एक बैठा होगा दूसरा खड़ा होगा, इस तरह से हम काम करेंगे। आप समझ रही हैं मेरी बात को? और फायर करते हुए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपने एहतियात करना। देखिए इर्द गिर्द गाँव है, देहात है, हमने किसी को टारगेट नहीं करना। सर आप प्लीज़ आप ना हमारे से पीछे रहिएगा, क्योंकि आपने सारा करना है। कैमरामैन से ज़्यादा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे रहिएगा हमसे। और अल्लाह ताला की रात खैर आफियत करे, हम इंशाल्लाह टारगेट करते हैं। फायरिंग हो रही है, कवर करें उस साइड पे, दीवार की ऊपर। टीम वन आप उधर से जाएं, ऊपर से। बड़ी टीम वन ऊपर से हो, बड़ी टीम टू आप ऊपर से हो, आप उस साइड से जाएं, लेफ्ट साइड से। सईद भाई आप ना व्हाट्सएप को लें और उस साइड से हो। फायरिंग हो रही है, कवर करें उस साइड पे, दीवार के ऊपर। व्हाट्सएप मुझे लगता है बंदे को पकड़ के ला रहे हैं वहाँ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह बंदा गिरफ्तार हो गया। अब इसकी इंटेरोगेशन करेंगे हम अपने रूम में ले जाके। बंदा गिरफ्तार कर लिया है। हमारे जो कैप्टन हैं वो सारे यहाँ पर खड़े हैं, जो थानेदार हैं वो सारे इसको जो लीड कर रहे थे वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे भाई हैं वसीम भाई ने जो ये केस हुआ था फसी बाट और बंटी वाला, उसके अंदर जो मेन लीड थी वो इनके पास थी और इन्होंने कैसे किया वो बताएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ये उसके 3-4 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आए थे, इनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम था। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई क्या हुआ था आपको और ये क्या माजरा बना? मुझे स्टैंड 2 एंजियोप्लास्टी हुई थी, 2 स्टैंड डाले थे। 2 स्टैंड डले थे और उसके बाद आप एक्शन में चले गए? वो फिर वो अफसरान जो हमारे थे ना, टीम इंचार्ज शकील भट्ट साहब, वो गए हुए थे उम्रे पे। ठीक है। तो फ़र्क भट्ट साहब और मैं उनके मुतहद थे, तो सईद भाई भी। तो ये हम मोहम्मद अली भट्ट साहब वो बड़ा याद करते थे कि ये मसला हो गया, जवान शहीद हो गया। और डीएसपी साहब कह रहे थे कि वो भट्ट साहब होते तो बड़ा ये हो जाना था, भाग दौड़ हो रही है लेकिन हो नहीं रहा कुछ, आप भी कुछ करें मतलब। फिर इसलिए हमने सोचा कि हमारा जो इंचार्ज है उसकी इतनी इज्जत है, इतना है, तो चलो कोशिश करते हैं जितने। तो दिल की तकलीफ के कितने दिनों बाद गया? ये मैं हॉस्पिटल से आया था, थोड़े दिन ही हुए थे मुझे आए, थोड़े दिन में ही। और उसी में आप चले गए? हाँ, उधर ये मोहम्मद अली भट्ट साहब थे, उधर हम खुद देख के हैरान थे कि यार ये भाई मेरे साथ थे। अच्छा। ये फर्क भाई, सईद भाई, सारे हम साथ इकट्ठे थे। ये सब अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ने। भाई ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी ये हमारा भाई था, वो छोटा भाई था, भाइयों की तरह, बेटों की तरह था, जो शहीद हुआ। हमने 30 साल तकरीबन जॉब हो गई, सर्विस 29 साल हो गए, तो फिर दुख तो था ना। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो हमारा इंचार्ज साहब थे वो बाहर पकड़ने के लिए पहुंच गए हुए थे। आप उसको पकड़ने के लिए पहुंच गए वहाँ पे? लड़कों पहुंच गए थे, पहुंचे, पकड़ा। तो उन्होंने फायर किया? पकड़ा नहीं, उन्होंने फायरिंग इतनी शदीद की कि वो फिर मजबूरन वो इंसिडेंट हो गया, वो मुकाबला हो गया। मुकाबले में फिर अल्लाह ताला ने हमें बचा दिया उनको बस। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, आप माशाल्लाह अपने फ़र्ज़ के लिए आपने सेहत की परवाह भी नहीं की और आप वहाँ पहुँच गए। ये मेरे जो अफसर हैं सारे, उन्होंने बाद में मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि यार अल्लाह वाले से कुछ नहीं होता। हमारे एसएसपी साहब हैं, उन्होंने कहा मुझे भी पड़े हैं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू जी, थैंक यू सईद भाई, बहुत अच्छा। ये हमने व्हाट्सएप किसी पे कोई एहसान नहीं किया, वो हमारा भाई था। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमसे ये काम ले लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना हम इस काबिल क्या, बीमार आदमी थे, पूरा लाहौर लगा हुआ था।
हम ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मोहम्मद अली भट्ट साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपनी टीम में डालने के लिए और मुझे ये एक्सपीरियंस करवाने के लिए जो मैंने किया। नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इससे लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम वर्किंग कैसे करें। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। एक जब मैं बाहर था, बाहर से मैं ये चीज़ें देख रहा था आपके पास आने से पहले या बैठने से पहले, तो ऐसे ही लगता था कि CIA या OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो सा है ये सिर्फ बंदे उठाता है, मार देता है या ज़दोकोप करता है या प्रेशराइज करता है, या ये ऐसी फोर्स है जो पुलिस अपने दूसरे काम करने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ पर आके तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही डिफरेंट हो गया। नहीं अपने भट्ट साहब, ये बिल्कुल मिथ गलत है कि हम बंदा उठाते हैं और मार देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपको पता है कि हमारे पास जितने केसेस आते हैं ना वो हार्डन क्रिमिनल लोगों के आते हैं। इसमें डकैती विद मर्डर, डकैती विद रेप, और आपको पता है जब इन लोगों पे रेड करते हैं उनको 100% पता होता है कि हमें इस डकैती में मर्डर किया होता है या रेप किया होता है। उसको पता कि ओबियसली अदालत में जब केस जाएगा तो हमें मैक्सिमम पेनल्टी सज़ाए मौत तक जानी है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए हम पे फायर करते हैं। तो ज़ाहिर हम भी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हमें भी इख्तियार है कि हम अपनी जान बचा के किसी को पकड़ें, तो अक्सर लोग इसी चक्कर में मारे जाते हैं। बट साहब ये मैं काम आपका देख रहा था, लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, और स्पेशली जब एक्शन के लिए गए, बड़ा ख़तरनाक काम है। कोई ऐसा केस आपकी ज़िंदगी का है जिसमें आप भी डर गए हों और आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है? बट साहब वो एक्चुअली थोड़ा सा वाक़या है, अगर आप कोई पढ़ा जी मैं ज़रूर। हुआ ये था कि आपको पता है कि 2010-11 में इधर अहमदियों की इबादतगाह पे हमला हुआ था। जी हुआ था। मैं उस वक्त SHO गढ़ी छाव लगा हुआ था। ठीक है। उस वक्त SHO गढ़ी छाव था, तो मैं अपने ऑफिस थाने से निकला और मेरे थाने से मैं 400-500 मीटर के फासले पे वो थी। जब वो मुझे वहाँ से बंदे भागते हुए नजर आए, उन्होंने कहा मस्जिद पर अटैक हो गया। मैं फ़ौरन क्लिक किया कि ये उन दिनों में बहुत दहशतगर्दी हो रही थी, आपको याद होगा। जी ऐसे ही है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा गाड़ी आगे ले जाओ। ड्राइवर बेचारा वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। मैं उतरा, मैंने अपने गनमैन की गन पकड़ी, मैंने छत से जाके फायरिंग वगैरह की, मेरे साथ फायरिंग शुरू हो गई उनकी। उसके बाद उसके बिल्कुल अपोजिट एक बिल्डिंग थी, मैं उसके अंदर चला गया, अपोजिट बिल्डिंग के अंदर। वो बिल्डिंग में सारे शीशे लगे हुए थे। जब उन्होंने बाद में ना हमने फुटेज वगैरह देखी है, इंसिडेंट के बाद हमने सारी फुटेज वगैरह इकट्ठी की हैं। हुआ क्या था एक्चुअल, हुआ ये था कि वो अंदर फायरिंग करके अंदर घुसे हैं ना, पीछे से मैंने 2 ब्रश चलाए हैं, तो वो जो बाद में फुटेज देखी उसके बाद हमने आपको बताने लगा, वो वापस आए हैं। वापस आकर उन्होंने हमारे पे फायरिंग कर दी है। मेरे साथ मेरे 2 सब इंस्पेक्टर थे, एक असद अब्बास सा लड़का, बड़ा दलेर आदमी है, और एक मेरे साथ यूनुस सब इंस्पेक्टर था। ये मेरे साथ थे। हम अपोजिट बिल्डिंग पे चढ़ गए, हम उन पर फायरिंग करते रहे। उसमें ये हुआ कि एक दहशतगर्द आया, उसने आके सीढ़ियों में ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड फेंक दिया। हम सीढ़ियों में ऐसे कर्व करके खड़े थे। उसने कहा ये लोग बाज ही नहीं आ रहे, फायरिंग करी जा रहे हैं। वो अंदर से निकला, उसने आके हमारे पे ग्रेनेड फेंक दिया। उस वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि एक तो सीढ़ियों में आपको पता है पटाखा भी चले तो एको साउंड होती है। वो जब ग्रेनेड था तो हम 3-4 मिनट के लिए समझे कि हम मर गए हैं। तो वो एक ज़िंदगी का मेरा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी दी। उसमें दहशतगर्द हमने एक मार दिया, एक ने अपने आप को उड़ा लिया। उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होनी थी। जो हमने वो जो टाइम था हमारा, हमने 4-5 मिनट रोक के रखा। उसमें ये हुआ कि लोग बेसमेंट में चले गए और जाके उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। उस 400-500 बंदे की अल्लाह ने जान बचा ली। कहता जी मेरे बाबा का कातिल कब तक पकड़ा जाएगा? मैं कहा इंशाल्लाह 15-20 मिनट में पकड़ा जाएगा। कह रहे 20 मिनट में? हाँ। मैंने कहते क्या मतलब? मैं कहा यार हमने बंदा पकड़ा हुआ, उसको मास्क पहनाया, तो वो तो एडमिट कर रहा, आप आके चेक कर लो ज़रा। उसको साथ लेकर आए हैं। उसको मैंने यहाँ बड़े प्यार से कहा बेटा हमने बंदे पकड़ लिए हैं, सारे ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अंकल गलती होगी, माफ़ी दे दें। साहब आप इतने ख़तरनाक लोगों से डील करते हैं, इतने ख़तरनाक लोगों को इंटरसेप्ट करते हैं, उनको आगे काउंटर करते हैं, उनके सामने पहली ढाल आप हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं सर, नहीं लगता। क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये कि बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, दुरूशी पढ़ते रहते हैं हम, तो बिल्कुल डर नहीं लगता। और ये क्रिमिनल लोगों से क्यों डरना पड़ता? अगर हम डर गए तो आम आवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल ठीक है। हमें जहाँ इस डिपार्टमेंट में CAE में पोस्टिंग इसलिए दी गई, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया, तो अगर हम इन बुज़दिलों से डर जाएं, ये जो छुप के वार करते हैं, शूटरों से डर जाएं, तो फिर आम बंदों का क्या होगा? ये अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है हमें। बिल्कुल बेशक। और मुझे ये आपकी टीम में काम करके एहसास हुआ कि यहाँ कितनी दलेरी चाहिए। सर बहुत ज़्यादा दलेर लड़के हमारे, और बहुत ज़्यादा एक महदूद वसाइल के अंदर रह के हम काम करते हैं।
बट साहब ये महदूद वसाइल से मैं सवाल पूछना चाह रहा था, आप खाना भी अपने जेब से खिलाते हैं लोगों को, आप यहाँ पर और चीज़ें जो सी हैं वो अपने पल्ले से कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट की हेल्प क्यों नहीं आ पाती, क्या वजह है उसकी? सर डिपार्टमेंट्स की मजबूरी होती होगी, ऊपर से फ़ंड गवर्नमेंट ने रिलीज़ करने होते हैं, वो ऑपरेशन में भी फ़ंड जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी जाते हैं, लेकिन CAE में फ़ंड ना होने के बराबर। अब मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट चेंज भी करने जा रहे हैं। हाँ जी, अब सुना CCD का कोई तर्ज का डिपार्टमेंट बन रहा है, उसमें सुना कि फंडिंग होगी। अगर वो फंडिंग होगी तो हमारा काम और ज़्यादा निखर के सामने आएगा। तो बड़ी सी बात है। बट सर ये जो गैंग वॉर होती है, गैंग्स होते हैं जो गैंग्स काम करते हैं, शूटर काम करते हैं, इनको आप कैसे ट्रेस करते हैं, क्या तरीकाकार अपनाते हैं? सर ये एक्चुअली ना तकरीबन 2-2.5 साल से हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, स्पेशली शूटर्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के 99% शूटर हमने मार दिए हैं। जो इक्का दुक्का कोई उठता है, सर उठाता है, वो भी मारा जाता है। अच्छा। और जितने ये इनके मेन हेड थे ना, या वो खुद मारे गए हैं या बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। ठीक है। और उनके लिए भी हमने रेड वारंट लिए हुए हैं, इंशाल्लाह इसी वीक या नेक्स्ट मंथ में हम उनको ले आएंगे। तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं होगा ना, जब किसी ज़माने में कराची में था जैसे या बॉम्बे था जी, लाहौर में ये सर उठा रहे थे 2-2.5 साल पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लीन कर दिया। बट साहब ये जो शूटर होता है जिसको आप पकड़ते हैं, इसकी एज क्या होती है और ये क्यों इस तरफ आ जाता है? अच्छा बट साहब इसमें ना पहले हम ये कहते थे कि इसकी एज होती है 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन हमें देख के हैरानगी हुई कि आपको पता होगा डॉक्टर शाहिद का मर्डर हुआ था इकरा हॉस्पिटल वाले का। जी। याद आ गया आपको? जी आ गया। उसमें जो हमने शूटर पकड़े थे ना, एक की उम्र 65 साल थी और एक की 62 साल थी। उस 65 साल एक की 62 साल थी, वो हमने ही पकड़े थे, उसका बेटे ने करवाया था मर्डर, आपको पता ही होगा। ये बुढ़े शूटर कहाँ से मिल गए उसको? बूढ़े शूटर ऐसे मिले कि इसका जानने वाला था डॉक्टर शाहिद के बेटे का एक लड़का। ठीक है। वो रहीमियान वाली मुल्तान वाली साइड से था वो। ठीक है। उसने उससे बात की कि मैंने अपने बाप को मरवाना है। उसके इलाके में एक बंदा रहता था, इसकी 4-5 बेटियां थी और हैंड टू माउथ था, बिजली का बिल नहीं था। उसको इन्होंने ऑफर करा दी 50 लाख की। वो बेचारा गुर्बत के हाथों तंग हो गया, उसने ये काम कर दिया, उसे शूट कर दिया। अच्छा बच्चे किस तरह मोटिवेट होते हैं ये 19-20 बच्चे? सर ये आजकल जो सोशल मीडिया पे ये यूट्यूबर चल रहे हैं ना, आजकल ये यूट्यूबर हीरो बनाते हैं क्रिमिनल्स को और वारदातियों को हीरो बना के पेश करते हैं। जी फलाने ज़माने में ऐसे होता था, बदमाश होता था, उसका बड़ा नाम था, वो जेल में बड़ा हीरो होता था। वो लड़के यूट्यूब से ये चीज़ें पिक कर रहे हैं और ये यूट्यूब चैनल वालों को मैं आपको तवज्जो से मैसेज दे रहा हूँ, ये लॉ आ रहा है महीने तक, ये सबके यूट्यूबर चैनल बंद हो जाएंगे जो स्पेशली क्रिमिनल्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्रिमिनल को हाईलाइट कर रहे हैं उनको, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और ये क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्रिमिनल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो जितने लड़के हैं ये शूटर होते हैं, ये 90% आइस के नशे में मुब्तला होते हैं, मंशियात कर रहे हैं। मंशियात, जब बंदा आप एक दफ़ा आइस को पी लेते हैं ना, उसकी सुई चढ़ जाती है। तो ये कैसे, मतलब शूटर को क्या पैसे की लालच मिलती है, क्या मिलता है, क्या देते हैं? पैसे हमने तो जितने भी आज तक पकड़े हैं ना, किसी को 25,000, किसी को 30,000, मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख। आपने कभी देखा किसी शूटर का कोई महल बनाया हो या उसका कोई बिजनेस चलता हो, या शूटर ने किसी ने मिल बना ली हो? शूटर को कुछ नहीं मिलता। कभी सुना आपने कोई फलाना शूटर रहा है ये उसने मिल बना ली है? नहीं। या बड़ा अमीर आदमी है, डिफेंस में घर है उसका। ये माड़े घरों के होते हैं, ये ग्लोरीफाई हो जाते हैं, अपने मोहल्ले में कोई कान टूटा देख के उससे इंस्पायर हो जाते हैं, फिर वही इनको यूज़ करता है, 4 आने देता है, घर में तो भूख पड़ी होती है, 4 आने देता है, साथ आइस का नशा देता है, तो काम करवाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बट साहब मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ 90% हमने लाहौर के शूटर 2.5-3 साल में मार दिए हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और ये जो कोई ऐसा गैंग काम नहीं कर रहा, कोई गैंग काम नहीं कर रहा, शूटर्स का गैंग 100% मुकम्मल हो गया। अब ये जो आपस के लड़ाई झगड़े चंद खानदानों के, वो तो चल रहे हैं, उसके अंदर वो लोग वो तो आपस में लड़े, लेकिन वो भी शूटर्स को शूटर को यूज़ करते हैं। अभी आपको पता लास्ट टाइम मर्डर हुआ बलाज का? जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें जिस बंदे ने मरवाया उसने क्या यूज़ किया? उसने अपना मालशिया यूज़ किया, उसने अपनी बीवी का भाई यूज़ किया और एक अपना ड्राइवर यूज़ किया, यानी कि तो क्लोज लोग यूज़ किए, तो प्रोफेशनल शूटर। अगर शूटर इतने आम बिक रहे होते ना, तो वो बंदा शूटर ही इस्तेमाल करता। इससे साबित होता है कि अगर उस लेवल का क्रिमिनल जो है जिसने बलाज को मर्डर करवाया, तो वो शूटर अरेंज नहीं कर सका लाहौर से। अच्छा बट साहब, अभी आप यहाँ लोगों से जो क्रिमिनल्स को पकड़ के लाते हैं, आप उनसे डील भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, उनसे इंटेरोगेट भी करते हैं, सवाल जवाब भी पूछते हैं, तरस आता है आपको किसी? सर जी बहुत जब आता है। अब आप हैरान हो गए, जो बाबा था जो डॉक्टर शाहिद अला, उस पर तरस आया था मुझे। उसकी 5 बेटियाँ थीं, 5 बेटियाँ थी घर में, तो खाने को रोटी नहीं थी उसकी, लेकिन वो बेटे की वजह से। अच्छा, उसके ये एक केस के बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसकी लिबर्टी लेके, कि वो बेटा आपने पकड़ा था और कैसे पकड़ा था? क्योंकि हम जब ये देख रहे थे, हम उस पर अफसोस पे भी गए थे, जनाजे पे भी गए थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकेगा। ये आपने कैसे पकड़ लिया उसको? मुझे ना मैनुअल इन्फॉर्मेशन आई, बट साहब लोगों के इधर सीट पे हो ना, तो मुझे तो बैरून मुल्क से भी लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। आपका ट्रस्ट होना चाहिए लोगों पे।
मुझे कॉल आई कि इसके बेटे ने मर्डर करवाया। मैंने एसपी साहब से बात की, वो सीसीपीओ साहब से बात की। सीसीपीओ साहब ने कहा यार देख लेना, पहले ही उनका बाप मरा हुआ तो उनसे मिस हैंडलिंग ना हो जाए तुम लोगों की। मैं कहा सर मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पक्की है। उन्होंने कहा फिर जाके तरीके से ना डिस्कस कर लो। हम उसके घर चले गए, मैं एसपी साहब फुरकान साहब, वो है यूजुअली जाके मिला, जी मैं आपको जानता हूँ, मेरे अब्बू भी आपका नाम लेते थे, आप यूट्यूब पे इस तरह की बातें करने लग गया। कहता जी मेरे बाबा का कातिल कब तक पकड़ा जाएगा? मैं कहा इंशाल्लाह 15-20 मिनट पकड़ा जाएगा। कह रहे 20 मिनट में? हाँ। मैंने कहते क्या मतलब? मैं कहा यार हमने बंदा पकड़ा हुआ, उसको मास्क पहनाया, तो वो तो एडमिट कर रहा, आप आके चेक कर लो ज़रा। उसको साथ लेकर आए हैं, उसको मैंने यहाँ बड़े प्यार से कहा बेटा हमने बंदे पकड़ लिए हैं, सारे ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा अंकल गलती होगी, माफ़ी दे दे। कोई थप्पड़ तक नहीं मारा उसे। उसको भाई यही कहा कि बंदे ऊपर बैठे हुए हैं, वो बंदे पकड़े गए, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। फिर आगे उसने फिर बंदे पकड़वाए हमें फर्दर जो, वो पकड़े तो नहीं थे गए अभी तक, वो तो ब्लफ खेला था मैंने, लेकिन वो बंदे पकड़वाए फिर इसने बाद में। सारे बंदे पकड़े गए। वो कितना जुल्म किया उसने अपने बाप को मार, बहुत ज़्यादा। और उसके बाप ने सुना उसके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी रखा हुआ था। हाँ जी, i7 BMW गिफ्ट। जो आपका इन्फॉर्मर होता है, जो मैंने आपसे ब्रीफिंग में भी पूछा था, इस पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं आप? क्योंकि कई दफ़ा मैं मैनुअल इन्फॉर्मर की बात कर रहा हूँ, जो बंदा होता है जिसे मुखबर कहते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट लेवल डेवलप कैसे? भट्ट साहब आपने ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि 70% मुखबर होता है ना, वो अपने गरज निकाल रहा होता है किसी पे। वो अपना हमें इस मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं हम उसको वेरीफाई करके फिर री-वेरीफाई करते हैं, और उसको साथ कहते भी हैं बेटा ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत हुई, ज़ाती काम के लिए किया था, फिर तेरी खैर नहीं। अच्छा आजकल वैसे दौर भट्ट साहब इस तरह का, हम 90% जो ना अपने मैनुअल अपना IT के ज़रिए हम बंदा ट्रेस करते हैं, लेकिन वो मुखबर वाला केस, मुखबर वाला अपना 10% रह गया हुआ। चले एक्चुअली जो हमारे IT के लड़के ना बड़े स्पेशलाइज्ड है। अब वो समझ लें जो किसी ज़माने में मुखबर काम करता था ना, वो लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। आपकी टीम में काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने आपको एक छोटा सा ये एक क्या कहते हैं फिल्म दिखाई है। वो फिल्म ये थी कि ये सारा इवेंट क्या हुआ, ये केस सही था, ये केस जो लोग पकड़े गए, जो केस का जिस बारे में बताया DSP साहब ने भी और DIG साहब ने भी, वो केस बिल्कुल रियल था। वो दो जो शूटर थे वो भागे थे, उन्होंने लोगों के ऊपर हमला किया और हमला करने के उसमें वो एक एनकाउंटर में वो सारे के सारे मारे गए। ये सारी चीज़ हुई, किस तरह ये शूटर्स जो से हैं ये मुआशरे में उधम मचाते हैं वो भी आपको पता है, और किस तरह सारा कुछ होता है। ये सारी चीज़ आपको दिखाने का मकसद ये था कि एक इवेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जो काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो दिखाने की ज़रूरत थी। और ये OCU जो अब मेरे ख्याल से चेंज हो रहा है, जिसका नाम जिसे CCD कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, वो किस तरह काम करता है। और यही जो CIA था, जो OCU बना, OCU से ये CCD बन गया, ये तमाम आपस में सम हो गया। लेकिन इनका काम करने का तरीका कैसा है? एक स्पेशल फोर्स है, टास्क फोर्स है, जो स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, जो इनको कंट्रोल करती है। और इस फोर्स की वजह से बहुत सारा क्राइम, स्पेशली शहर के अंदर बहुत सारा क्राइम कंट्रोल हो जाता है, और जो शहरी हैं उनका जानो माल महफूज हो जाता है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।